हेलो एवरीवन। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम शुरू करते हैं किस चीज़ का, टेम्परेचर का। तो देखें हॉरिजेंटल क्या होता है, अलोंग द प्लेन, कि ये आपके पास अर्थ सरफेस का एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। जब हम हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं तो हम इन दो पार्ट्स के बीच में अर्थ सरफेस पर, लैंड एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे टेम्परेचर की, कि फर्स्ट प्लेस पर टेम्परेचर कैसा है और सेकंड प्लेस पर टेम्परेचर क्या है, इन दोनों के अंदर वेरिएशन कितनी है और क्या वेरिएशन है उसको हम करेंगे हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर को। ओके, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास, जब हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इनमें ज़रूरी है कुछ चीज़ें जिसमें अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, जिसमें हम क्या देखेंगे। पहली चीज़ ये है कि अर्थ जो है एक होमोजेनियस, इफ़ अर्थ वाज अ होमोजेनियस बॉडी, अगर अर्थ एक होमोजेनियस बॉडी होती, मान लेते हैं यहाँ पर जो आपके पास वेरिएशन है वो नहीं होती। वेरिएशन किस हिसाब से, कि यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है, जो लैंड एरिया है, ये मेजर वेरिएशन आ गई। उसके अलावा लैंड एरिया पर भी आप देखो तो यहाँ पर कुछ रीजन प्लेन हैं, कुछ रीजन माउंटेनियस रीजन हैं, कुछ कोस्टल रीजन्स आ जाएंगे, कुछ जो है वो कॉन्टिनेंटल रीजन यानी सेंट्रल पोर्शन आ जाएगा, कुछ जो हैं वो पूरे के पूरे लैंड एरिया से कवर्ड हैं, कुछ डेजर्टेड हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये होमोजेनियस होती, यानी एक जैसी होता, यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं होती, ठीक है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास लैटिट्यूडनल होती, स्ट्रिक्टली लैटिट्यूडनल, कि जो सेंटर वाला रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता और जो ऊपर वाले जाओ वहाँ पे टेम्परेचर कम होता। ये हमारे पास होता अगर होमोजेनियस है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ एक मोर कम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे मोजाइक ऑफ डिफरेंट जो आपके पास लैंड और वाटर कंटेंट है, ठीक है, और इसी वजह से causes latitudinal and horizontal zonation of temperature to be distributed specially। इस वजह से हमारे पास क्या चीज़ हुई कि हमें टेम्परेचर वेरिएशन को अब हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम हॉरिजेंटली भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर जोनेशन भी करेंगे, जैसे ये कोल्ड रीजन है, ये वार्म रीजन है, ये आपके पास अलग अलग वेरिएशन इसी वजह से है कि यहाँ पर मोजाइक ऑफ लैंड एंड वाटर है और वेरिएशन है सब चीज़ के अंदर। सबसे पहली चीज़ आप इसमें ये देखें कि हमारे पास क्या चीज़ है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में कैसे पढ़ा जाता है। तो उसके लिए कुछ लाइंस ड्रा की जाती हैं, वो लाइंस को हम कहते हैं, मैप पर कुछ लाइंस ड्रा की जाती हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं आइसोथर्म्स, ठीक है। ये मैप्स पे होती हैं, क्या करती हैं, कनेक्ट लाइंस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। यहाँ पे आप देखो एक मैप है आपके पास, उस पर दिया गया है, पूरे वर्ल्ड का मैप है और उसमें कुछ लाइंस हैं रेड कलर की ड्रा हुई। ये लाइंस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन जगहों का जिन जगहों का टेम्परेचर जो है वो सिमिलर है। आपको समझने के लिए आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसमें क्या चीज़ है कि अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें, जूम करके अगर हम इसको देख लें तो आप इसमें ये चीज़ नोटिस करो, यहाँ से आप नोटिस करो कि -48 डिग्री वाला जो है हमारे पास टेम्परेचर है, इसको पूरा एक ही सर्कुलर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, -48। ऐसे ही इंडिया पूरे का अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक जैसी लाइंस एक जैसी नहीं है, बल्कि क्या है 15 डिग्री दिया गया है और उसकी लाइंस जो है कुछ ऊपर नीचे इस तरीके से हैं, ठीक है। वैसे ही अब अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पे आपको और समझने की कोशिश करो। यहाँ से देखो एक लाइन आ रही है जो है 24 डिग्री की, ये 24 डिग्री की लाइन जिस इस जगह पर आएगी यहाँ पर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस जगह का। ओके, फिर ये देखो यहाँ से जिस इस जगह पर ये जा रही है इस जगह का मतलब ये होगा उन जगहों पर टेम्परेचर कितना है 24 डिग्री। जिस जिस जगह को ये लाइन आइसोथर्म की लाइन क्रॉस कर रही है, जिस जगह पर ये प्रेजेंट है ये लाइन उस जगह का टेम्परेचर सिमिलर होगा। ये हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है जनवरी का सरफेस टेम्परेचर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ सामने आई कि 0 डिग्री वाला जो लैटीट्यूड है ये वाला, यहाँ पे आप देखो तो 27 डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर आपके पास दिख रहा है। और जैसे ही हम इसके नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं 21, 15, 9, 3 अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है। ये रहा आपके पास ओशन पर ये वाला जो है
अब लैंड एरिया पर भी देखो तो आपके पास 27 वाला यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, लैंड एरिया 27 वाला है, लैंड एरिया के पास नहीं पहुँचा, वाटर बॉडी से ही वापस चला गया। लैंड एरिया पर कौन सा पहुँच रहा है आपके पास, वो आपके पास 24 डिग्री वाला, ठीक है, मैक्सिमम जो अफ्रीका का कवर कर रहा है। फिर उसके बाद 15 आप इंडिया पे आओ तो 15 डिग्री वाला लैटीट्यूड कवर कर रहा है, 18 वाला कर रहा है, 12 वाला कर रहा है, अलग अलग लैटीट्यूड जो है वो कवर कर रहे हैं। इट मीन्स इन जगहों का टेम्परेचर वैसा रहेगा। फिर 24 वाला -24 18 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो ये जनवरी का डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर है, ठीक है। अभी हम इसको चीज़ों को और एलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि कैसे ये वेरिएशन आती है। यहाँ पर फिर एक चीज़ आपके सामने है, सीजनल वेरिएशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर, ठीक है। सीजनल वेरिएशन कैसे होती है, यहाँ पर आप देखो ये एक इंडेक्स दिया गया जहाँ पर हमारे पास दिया गया कि 35 डिग्री सेल्सियस पे उसके बाद अलग अलग कलर से शेडिंग की गई है, ओके। यहाँ पे आप देखो जो हमारा ये सेंट्रल रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन, ये रीजन यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई है, अबव 30 डिग्री टेम्परेचर या 35 डिग्री टेम्परेचर आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, ऊपर वाली साइड जा रहे हैं या नीचे वाली साइड जा रहे हैं साउथ पोल की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इधर जाएंगे तो टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा। तो आपके पास ये रीजन है जहाँ बहुत कम टेम्परेचर है, ओके। ये वेरिएशन है, वेरिएशन का रीज़न क्या है, क्योंकि एक अलग अलग लैंड एरिया है, अलग आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले आता है लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन नेट रेडिएशन, रेडिएशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और उसके अंदर लैटिट्यूडनल के इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो लैटिट्यूड के साथ कैसे वेरिएशन हो रही है नेट रेडिएशन में, विंड एंड ओशन करंट्स हैं, एल्टीट्यूड है, क्लाउड कवर है, उसके बाद मैरीटाइम इफेक्ट है, एस्पेक्ट है, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है, टोपोग्राफी और लोकल। अब हम एक एक करके इन सबको स्टडी करते हैं कि कितना आपके पास क्या चीज़ का इफेक्ट होता है। तो इसमें आप देखें सबसे पहले है लैटिट्यूडनल वेरिएशन। लैटिट्यूड क्या है, इज द डिस्टेंस मेड इन डिग्रीज टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर है, इसके नॉर्दर्न साइड पर और साउदर्न साइड पर लेंथ मेयर करते हैं और उसको डिग्रीज में मेयर करते हैं। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है। 60 डिग्री जो है ये भी आपके पास 60 डिग्री यहाँ पर भी है। अब देखें क्या होता है, द फर्दर अवे द लोकेशन इज फ्रॉम द इक्वेटर द स्मॉलर द एंगल एट विच द सन रेज स्ट्राइक द अर्थ। इक्वेटर से जितना दूर हम जाते रहेंगे उतना ही एंगल जो होगा सनलाइट का, सन रेडिएशन का, वो लेस होता रहेगा। और उससे क्या चीज़ होगी, उससे हमारे पास उस जगह का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जैसे अवे फ्रॉम द इक्वेटर द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनराइज लेस देन 90 डिग्री द सोलर रेडिएशन इज स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया। यहाँ पर इक्वेटर पर सोलर रेडिएशन 90 डिग्री के एंगल से पड़ती हैं और कम रीजन पर ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पड़ती हैं, उस वजह से इस जगह का टेम्परेचर हाई रहता है। यहाँ पर अब लार्जर एरिया कवर करना पड़ रहा है सोलर रेडिएशन को, इसलिए उनका इंटेंसिटी कम हो जाती है और टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाता है। Less intense heating take place causing temperature to become lower. The smaller the angle of incidence sun rays, greater the distance through the atmosphere. कि जितना स्मॉलर एंगल होगा प्लस उनको सनलाइट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और डिस्पर्स मीडियम ज़्यादा हो जाएगा, मोस्ट हीट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके वहीं से वापस हो जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर एब्जॉर्ब होकर वहीं से रेडिएट हो जाएगी और अर्थ को हीटअप नहीं कर पाएगी। इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन रहता है इक्वेटर से लेके पोल्स तक। ये जनरल चीज़ है कि इसमें हम क्या चीज़ करेंगे कि हो इक्वेटर से चेंज होता है, जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ साइड जाते रहेंगे या साउथ साइड जाते रहेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट अबव सी लेवल, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है, ओके, ये सी लेवल है। इन जगह दोनों जगहों का वेरिएशन होगा। टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ओके। इस चीज़ को हम कहते हैं लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। इस ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे हम
अर्थ सरफेस से किसी भी हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू करेगा। डिक्रीज़ किस रेट से होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। एयर जो हाई एल्टीट्यूड पर होती है थिन होती है, ठीक है, और एयर जो स्मॉलर कंसनट्रेशन बनी किससे होती है? स्मॉलर कंसनट्रेशन ऑफ गैस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और डेंस एयर जो सी लेवल पे होती है, ओके। थिन एयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जो थिन एयर होती है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हीट को, और इफेक्टिवली एज डेंस एयर जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है उतना थिन एयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि उसमें स्मॉलर गैसेज होती हैं कि जो हीट को जो एब्जॉर्ब कर पाएँ, और इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड वाले हैं वहाँ लोअर टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद है क्लाउड कवर। क्लाउड कवर क्या होता है? ट्रॉपिकल एरियाज जितने होते हैं वहाँ पे डेंस क्लाउड कवर होता है, क्लाउड कवर डेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई होती है वहाँ पर। एक्सपीरियंस स्मॉल डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, और उनके अंदर जहाँ पर एक ओशन वाटर बॉडी है, एक आपके पास लैंड एरिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डे एंड नाइट का टेम्परेचर वेरिएशन जो होगा वो वेरी करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर डे एंड नाइट का टेम्परेचर इसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंस, और यहाँ पर डे और नाइट का टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस ज़्यादा होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर की कैपेसिटी जो होगी, वाटर कंसनट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। ड्यूरिंग द डे ट्रॉपिकल एरियाज विद मोर क्लाउड कवर एब्जॉर्ब इनकमिंग, जितना ज़्यादा क्लाउड कवर होगा जिस जगह पर उतनी ही ज़्यादा उसकी इंसुलेशन होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ठीक है। Clouds also reflect part of the incoming radiation. Thus, less solar radiation reaches the surface and the heating effect is less intense during daytime temperature. ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो क्लाउड कवर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के साथ क्या करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा बैक टूवर्ड्स, ठीक है, और कम रेडिएशन को नीचे पहुंचेगा, उससे जो हीट अप होगा डे टाइम के अंदर कम होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। वहीं होवर ड्यूरिंग द डे इन टेम्परेचर प्लेस विद लेस क्लाउड कवर, जब जहाँ पर क्लाउड कवर लेस होगा, एलोज लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन टू रीच द अर्थ सरफेस तक ज़्यादा रेडिएशन पहुँचेगी, ठीक है, काजिंग द टेम्परेचर ऑफ द ग्राउंड टू राइज क्विकली, जिससे ये ग्राउंड का टेम्परेचर जो है वो क्विकली राइज हो जाएगा, ओके। उससे क्या होगा, नाइट में विद मोर कलर, जहाँ पे ज़्यादा क्लाउड कवर होंगे, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट जो दिन में उन्होंने एब्जॉर्ब की होती हैं रेडिएटेड बैक टू द ग्राउंड सरफेस, वापस ग्राउंड सरफेस की तरफ रेडिएट करेंगे, ठीक है, उससे हीट स्केप नहीं हो पाएगी वाटर स्पेस में, इसलिए ग्राउंड का टेम्परेचर नाइट में भी हाई रहता है। और जिन जगहों पर फ्यू क्लाउड कवर होगा वहाँ पर अर्थ को स्केप जो हीट होगी वो स्केप हो जाएगी वाटर स्पेस में, और हमारे पास शॉक ड्रॉप एकदम से जो ड्रॉप होगा टेम्परेचर के अंदर, यही इन दोनों के अंदर जो वेरिएशन मैंने बताई थी वो वेरिएशन इसी वजह से होती है। एक बार हम इसे फिर समझते हैं। देखें, ये वो जगह है, ये वो रीजन है जहाँ पर क्लाउड कवर कम था, इसमें इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हुई वो हमारे पास ज़्यादा हुई, ठीक है, ज़्यादा इंसुलेशन हुई, कुछ इसमें रिफ्लेक्ट हो गई, इसमें से भी कुछ उन्होंने क्लाउड वापस कर दिए। फिर जब लॉन्ग वेव रेडिएशन में वापस गई तो इससे क्या हुआ, एक पार्ट जो था वो यहाँ से वापस हो गया, स्मॉलर पार्ट, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट इसका वापस आया इस फॉर्म में। यहाँ पर जिन जगह पर क्लाउड कवर ज़्यादा था उस जगह पर इंसुलेशन हुई, उसमें से एक पार्ट जो था वो दिन को वापस चला गया ड्यूरिंग डे टाइम, और स्मॉलर पोर्शन जो अर्थ सरफेस पर पहुंचा। लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या हुआ कि जब ये री रेडिएट हो रही थी वापस, उसमें से 50% वो वापस चला गया, 50% वापस यहाँ पे आया, तो टेम्परेचर वेरिएशन जो हुई वो ज़्यादा नहीं हुई, यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा हो रही है। फिर आ जाते हैं मैरीटाइम एंड कॉन्टिनेंटल इफेक्ट पर। जो जगह इनलैंड लोकेशन इज फर्दर अवे फ्रॉम द सी वेल कोस्टल लोकेशन इज क्लोज टू द सी हीट्स अप, जो भी लैंड एरिया होगा वो क्विकली हीट अप होगा, ठीक है, एंड कूल्ड एज कंपेरिजन टू, क्विकली हीट अप होगा, ये लेट हीट अप होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो लैंड एरिया है वो क्विकली हीट अप होता है और क्विकली कूल डाउन भी हो जाता है, जबकि वाटर बॉडीज़ को हीट अप होने में भी टाइम लगेगा और उसको कूल डाउन होने में भी टाइम लगेगा। अब ड्यूरिंग समर क्या होता है, एयर ओवर लैंड हीट्स अप क्विकली वाइल द एयर ओवर द सी रिमेन्स रिलेटिवली कूल, ठीक है। समर्स में जो लैंड
के ऊपर एयर होती है वो जल्दी हीट अप होती है, जबकि सी पर जो एयर है वो लेट हीट अप होती है, ठीक, वो कूल रहती है। तब ऑनशोर विंड्स चलती हैं। अब जब हीट अप जल्दी हो रही है, जो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा उन जगहों पर आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसको हम छेड़ते ही नहीं है। ड्यूरिंग विंटर क्या होगा, एयर ओवर द सी रिमेन्स रिलेटिवली वार्म। विंटर्स में एयर की जो सी पर जो एयर है वो वार्म रहेगी, ठीक, कंपेयर टू एयर ओवर लैंड, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर हीटअप जल्दी होता है। जितना जल्दी गर्मियों में हीटअप होता है उतना जल्दी ये सर्दियों में कूल डाउन भी हो जाता है। ओके, इस टाइम पर ऑनशोर विंड चलती हैं वार्मर एयर टूवर्ड द लैंड, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम पर विंटर में इस साइड चलती हैं और ड्यूरिंग समर ये लैंड से सी की तरफ चलती हैं। इस वजह से क्या देखा जाता है, आपको एक मैरीटाइम इफेक्ट देखा जाता है कोस्टल रीजन्स पर। कूलर समर्स वार्मर विंटर्स देखे जाते हैं। स्मॉल डिफरेंस रहता है समर्स और विंटर्स में। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट जो है इनर साइड, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द लैंड एरिया पर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपके पास जितना हम वाटर बॉडी से दूर जाते रहेंगे उतना ही आपके पास टेम्परेचर वेरिएशन डिफरेंसेस कम होते रहेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस ज़्यादा होते रहेंगे, सॉरी। तो सेंट्रल रीजन जो होगा किसी भी कॉन्टिनेंट का वो ज़्यादा हीट अप भी होगा, वहाँ पर ज़्यादा जितना भी समझो, ये समझ लो कि वाटर बॉडी से हम दूर जाते रहेंगे वहाँ पर उतना ज़्यादा आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस दिखेगा विंटर्स और समर्स में। ओके, उसके बाद है विंड्स एंड ओशन करंट्स। ओके, विंड इज़ द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर। एक रीजन होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। जिस जगह का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, और टेम्परेचर अगर लो है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है। विंड हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। ओशन करंट मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ द विंड्स विच ब्लो ओवर देम। जब ओशन करंट्स चलती हैं, ओशन करंट्स हमेशा विंड की टेम्परेचर को भी चेंज करती हैं जो उस पर विंड चल रही होती हैं, ठीक। प्रिवेलिंग विंड्स blowing inland from the sea help to moderate the temperature of adjacent। जो विंड सी से, ठीक है, ब्लोइंग इनलैंड, सी से लैंड की तरफ चल रही होती हैं, वो टेम्परेचर को, लैंड मास के टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती हैं, यानी कम कर देती हैं। और जो विंड कोल्ड ओशन करंट हो के ऊपर से चल रही होगी उसका टेम्परेचर कम होगा। कोल्ड ओशन करंट क्या करेगी, जो हमारे पास पोल्स से जनरेट होती हैं कोल्ड ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स इक्वेटर से जनरेट होती हैं, तो ये वेरिएशन ले आएगी जिस जगह पर ये इफेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर कोस्टल रीजन्स के टेम्परेचर को विंड्स जब चलेंगी या करंट्स चलेंगी तो वो क्या करेंगी, हमारे पास कोस्टल रीजन्स के टेम्परेचर को चेंज कर देंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा ये कर देंगे। यहाँ देखें आप, यहाँ पर एक करंट है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये इस डायरेक्शन में चल रही है। ये यहाँ से वार्म करंट थी, यहाँ से मूव करी, लेकिन तभी यहाँ पर एक और करंट कोल्ड करंट पोलर रीजन से आई जिसको कहा गया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। जब ये दोनों मिली तो ये रेड कलर वाली जो है ये आपके पास वार्म करंट है, तो जो ब्लू कलर में है ये कोल्ड करंट है। जब ये दोनों मिल गई तो उन्होंने क्या किया, ये कोल्ड करंट में कन्वर्ट हो गई और कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर ब्लो करने लगी। इससे इस जगह का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, वैसे ही दूसरा अगर हम देखें, दूसरा यहाँ पर आप देखो तो ये पूरे के पूरे वार्म करंट्स हैं, ये पूरे के पूरी कोल्ड करंट हैं। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट जो है टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन लाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या होता है, पोजीशन ऑफ माउंटेन स्लोप इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द सन रेज, ठीक है। कि माउंटेन स्लोप की डायरेक्शन, माउंटेन स्लोप है, इस सन रेज के एस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, पोजीशन क्या है इसकी। द इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑन टेम्परेचर इज मोर मार्क्ड इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स में, ये ज़्यादा एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में सन का जो एंगल है वो हाई होता है, इससे ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द साउथ फेसिंग स्लोप्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ साइड पर स्लोप्स होंगे वो वार्मर होंगे एज कंपैरिजन टू नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स, ठीक है। साउथ फेसिंग स्लोप इसलिए नॉर्मल होंगे क्योंकि वो डायरेक्ट सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और सौदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ स्लोप, नॉर्दर्न साइड वाला, यानी सौदर्न हेमिस्फीयर में ये है,
इक्वेटर, इस साइड पर जो स्लोप्स नॉर्दर्न साइड फेस कर रहे होंगे वो ज़्यादा हीट अप होंगे, और इस साइड जो स्लोप्स सौदर्न साइड कर रहे होंगे वो ज़्यादा हीट अप होंगे। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ द डे, सीजनल वेरिएशन जिसको हम कहते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द लेंथ ऑफ डे। जून के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, सौदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। लेंथ ऑफ द डे इक्वेटर से इंक्रीज करती है पोल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन सौदर्न साइड पर इक्वेटर से डिक्रीज करती है लेंथ ऑफ द डे। दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, सौदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, तो ये चीज़ भी वहाँ पर इफेक्ट करती है। एज अ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे लाइट इंक्रीज द सीजन चेंजेस टू समर। जब डे लाइट ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास सीजन चेंज होता है समर में, तब हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब डिक्रीज होती है वो विंटर में चेंज हो जाता है, जब तब लोअर टेम्परेचर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीजनल वेरिएशन क्या है, कि यहाँ पर दिसंबर में बताया गया कि एक साइड पर इनकमिंग रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग ओके शॉर्ट वेव रेडिएशन ज़्यादा है, लॉन्ग वेव रेडिएशन कम है, क्योंकि अर्थ से सनलाइट तो आ रही है लेकिन वो ट्रैप हो रही है सरफेस पर, एनर्जी यूज़ हो रही है यहाँ पे,